हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, पीसीसीबी मैथ्स फैकल्टी एट रेजोनेंस। आज हम एनटीएससी स्टेज 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 है जो कि है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स इन द सेम स्ट्रेट लाइन and at a distance of 9 meter and 16 meter from the base of the tower are complementary। क्या कहना चाहता है कि एक टावर है, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है ना 2 पॉइंट से जो कि उसके बेस के से जाने वाली एक स्ट्रेट लाइन पर है, उन दोनों पॉइंट से वो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है। और दोनों पॉइंट कैसे हैं, एक है 4 मीटर के डिस्टेंस पे और दूसरा है 9 मीटर के डिस्टेंस पे, है ना। सॉरी, 9 और 16 है एक्चुअली, है ना, 9 एंड 16 है। सही कर लेते हैं इसको। अब देखो हम क्या करते हैं, इनको बोला गया था इन दोनों पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि दोनों एंगल जो है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझते हो क्या होता है, दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, यानी ये दोनों एंगल का सम 90 है। कितने कितने हैं ये नहीं पता, तो अगर एक को थीटा कहता हूँ तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। सही है, यहाँ पर दो ट्राइंगल बन रहे हैं। टावर जो है वो ग्राउंड के साथ हमेशा वर्टिकल होगा, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाता होगा। अब दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं ABC और ABD, दोनों को एक एक करके उठाते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC है ना, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हाइट ऑफ द टावर जो कि क्या है AB, हमें दिया क्या है BC। तो बेस का यूज करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रिलेशन मुझे मिलता है tan थीटा में, यानी AB by BC will be equal to tan थीटा, that is 90 माइनस थीटा। थीटा तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा है। AB हमें नहीं पता और BC कितना है 9 मीटर, और tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा होता है। ठीक है, तो इसको अभी रख लेते हैं एक इक्वेशन बनाकर। इसी तरह दूसरा ट्राइंगल लेते हैं ABD। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABD वही सेम, AB दैट इज परपेंडिकुलर, BD दैट इज बेस, वो tan थीटा होता है और थीटा इस बार थीटा ही है। BD की वैल्यू मुझे पता है कितना है, 16 है। BD कितना है 16 और ये है tan थीटा। इक्वेशन 1 में AB बाय 9 cot थीटा है ना, हमें AB चाहिए। तो यहाँ पर देखो इस 10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इन दोनों को अगर रेसिप्रोकल कर दूं तो, है ना, यहाँ क्या हो जाएगा 10 का रेसिप्रोकल 1/10 जो कि cot थीटा ही होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, 10 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1/10 और वो cot थीटा बन जाएगा। इक्वेशन 1 में cot थीटा की वैल्यू क्या थी, AB बाय 9, पुट कर लो। फ्रॉम 1 16 बाय AB इज AB बाय 9, तो ये AB इंटू AB स्क्वायर हो गया, 16 इंटू 9 144 हो गया। स्क्वायर रूट ले लोगे, प्लस माइनस आएगा, लेकिन AB तो हाइट है, हाइट तो नेगेटिव होगी नहीं, इसलिए AB हो जाएगा 12 मीटर। ठीक है, तो यहाँ टावर की हाइट कितनी हो जाएगी, 12 मीटर हो जाएगी। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा। नेक्स्ट पे चले, चलो देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, ग्राउंड से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। आगे क्या कह रहा है, ऑन मूविंग 20 मीटर नियरर टू इट, है ना, 20 मीटर टावर की तरफ आए तो क्या हुआ, द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 60 डिग्री। वहां आकर जब टावर को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री हो गया। हम किसी चीज के जितना पास होंगे हमें उतना ऊपर देखना पड़ेगा
और उतना ही ज़्यादा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। सही है। आगे क्या कह रहा है, दी हाइट ऑफ द टावर इज, हमें टावर की हाइट बतानी है, तो इनके नाम रख लो ABCD। ठीक है। अब देखो एक एक करके एक एक ट्राइंगल उठा सकते हो। ये राइट एंगल होगा क्योंकि टावर ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। ABC उठा सकते हो। इन ट्राइंगल ABC क्या बनेगा, देखो AB/BC है ना, बहुत ही सिंपल है, AB/BC। क्यों? क्योंकि हमें AB चाहिए और हम हेल्प लेंगे बेस की, जो कि ये वाला पोर्शन 20 है ना, उसी की हेल्प लेंगे। तो AB/BC कितना आएगा, 1060। ठीक है। यहां से आप देखोगे तो 1060 कितना होता है, √3 होता है। इसको रख लो। इसी तरह दूसरा ट्राइंगल लो, AB/BD, जो कि ABD ट्राइंगल होगा। तो इन ट्राइंगल AB/BD इज इक्वल टू 1030 डिग्री। और AB तो हमें पता नहीं है, BD को मैं BC+CD लिख सकता हूँ, है ना। देखो BD को मैं BC+CD लिख सकता हूँ क्योंकि CD की वैल्यू मुझे पता है, और 1030 होता है 1/√3। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AB√3, और ये यहाँ पहुँच गया BC+CD। देखो AB√3 तो ठीक है, CD कितना है 20, BC की वैल्यू और पुट कर लो यहाँ पर। BC कितना हो जाएगा, AB/√3। सही है। BC को मैं लिख सकता हूँ AB/√3। इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा AB√3 माइनस AB/√3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। √3 यहाँ आएगा, √3 इंटू √3 3AB माइनस AB अपॉन √3 इक्वल टू 20। तो ये ऊपर क्या हो गया, 2AB हो गया, और नीचे क्या हो गया, √3 20। ये इससे कट रहा है 10 इंटू √3, तो AB कितना आ गया, 10√3 मीटर। सही है। कोई दिक्कत है क्या? अब देखो कौन सा ऑप्शन है इसमें, देख लेते हैं। 10√3 है ना, ऑप्शन डी जो है वो हमारे आंसर से मैच कर रहा है। इस तरीके से हम इसको कर सकते थे। सही है, क्लियर है। इसमें हम शॉर्ट ट्रिक्स भी यूज कर सकते हैं ना, किस तरीके से यूज करते हैं वो समझ लो एक बार। देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए AB, और अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं दैट इज ABC, इसमें AB/BC क्या होगा, 1060 परपेंडिकुलर और बेस होता है, और 1060 की वैल्यू होती है √3, यानी √3/1 कह सकते हो। तो ऐसे में जब रेशो की बात कर रहे होंगे तो परपेंडिकुलर √3 होना चाहिए और बेस 1 होना चाहिए। ये यहाँ तक की बात हुई है ना। पर बड़ा ट्राइंगल जब लेंगे तो उसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी AB अपॉन पूरा BD वो क्या हो जाएगा 1030, और 1030 कितना होता है 1/√3, यानी ऐसे में परपेंडिकुलर 1 होगा और बेस √3 होगा। तो ये पहले ट्राइंगल के था, और दूसरे ट्राइंगल के लिए अगर देखेंगे तो 1/√3 होना चाहिए। ठीक है, 1/√3 होना चाहिए। पर AB जो है, AB एक टावर है जिसकी हाइट यहाँ पर अगर दोनों को कंपेयर करना है तो दोनों अलग अलग तो नहीं होने चाहिए ना, दोनों सेम होने चाहिए। सही बात है, दोनों कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर ये √3 है तो पहले पार्ट के लिए अगर ये हाइट √3 है तो दूसरे पार्ट के लिए भी √3 ही होना चाहिए हाइट, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको √3 बनाने के लिए √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, पर ये रेशो 1 और √3 का था। अगर 1 को √3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, सेम रखने के लिए। इसलिए इस चीज को भी √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सही है। अब ठीक है, अगर ये √3 होगा तो ये पूरा 3 होगा। अब ये पूरा 3 है और ये 1 है, तो ये बचा हुआ हिस्सा 2 है। ये रेशो चल रहे हैं ना, अगर ये 2 है तो 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 20 को। 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 20 को। तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 10 को, 20/2। और ये हमें क्या चाहिए था, हाइट ऑफ द टावर दैट इज √3। 1 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो √3 किसको रिप्रेजेंट करेगा, √3 × 10। यही तो हमारा आंसर था, है ना।
इस तरीके से भी कर सकते हैं और जो पहले तरीका हमने देखा उससे भी कर सकते थे, ठीक है, दोनों से ही सेम आंसर आता। देखो इसमें ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ पिलर एंड इट्स शेडो, है ना, एक पिलर है और उसका शेडो है, इन दोनों के, है ना, शेडो की पिलर की हाइट और शेडो की लेंथ, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, क्या है 1:√3, ये हाइट है ये शेडो है, तो 1 यानी 1x कह लो चलो, और √3 यानी √3x कह लो। तो आपको बताना है इसमें कि दी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो ये वाला होता है, ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एंगल बताना है, इस एंगल के लिए आपके पास क्या क्या है, परपेंडिकुलर और बेस है, वो कहाँ मिलता है, tan थीटा में, तो tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि कट गया, तो 1/√3, तो थीटा 1/√3, 30 डिग्री पे ही होगा ना, tan 30 तो 1/√3 होता है, तो 30 डिग्री हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत है क्या, सही है। यहाँ पे हाइट और पिलर शेडो का रेशो दिया हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, ठीक है, एक बिल्डिंग है और एक टावर है, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के फुट से 30 डिग्री दिया हुआ है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, ठीक है, बिल्डिंग के फुट से टावर का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है। इफ द टावर इज 30 मीटर हाई, टावर अगर 30 मीटर का है और ये मान लो बिल्डिंग है, ठीक है, ठीक है, देखो जरा ध्यान से, इसमें क्या है, वो कह रहा है कि बिल्डिंग टावर के फुट से बिल्डिंग का जो है वो 30 डिग्री है, ठीक है, देखो जरा बना लेते हैं, एक सेकेंड, देखो एक चीज समझना इसमें, मान लेते हैं कि ये मैंने बना लिया डायग्राम और इसमें मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैंने ये बना दिया और ये बना दिया, क्यों, क्योंकि उसने बोला है एक बारी टावर के फुट से बिल्डिंग का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन और एक बारी बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन। तो बिल्डिंग से क्या बोल रहा है, बिल्डिंग से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के फुट से 30 डिग्री है, मैंने ये 30 बना दिया, ठीक है, और ये देखो आगे क्या कह रहा था कि टावर के टॉप का बिल्डिंग के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो यहां पर आपको समझना होगा, देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस तो सेम ही है। अब अगर मैं यहां खड़ा हूं तो मैं जितनी ऊपर देखूंगा उतना ज्यादा एंगल बनेगा, है ना, जितना ऊपर देखूंगा उतना ज्यादा एंगल बनेगा। अब अगर ये टावर छोटा होता, ये टावर अगर छोटा होता, ठीक है ना, तो यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन कम बनता ना, ज्यादा थोड़ी बनता इससे 30 से, ठीक है, इसका मतलब ये है कि बिल्डिंग जो है वो टावर से छोटा होगा। समझ में आ रही है बात, तो ये ध्यान रखेंगे, इसको सही कर देता हूं मैं, बिल्डिंग जो होगी ना वो टावर से छोटा होना चाहिए भाई, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, तभी तो ये एंगल 30 बना ना। अब देखो जितना ऊपर जाऊंगा उतना ही ये लाइन ऐसे बढ़ती जाएगी, तो एंगल बढ़ता जाएगा ना, सही है, कोई दिक्कत है, अब समझ गए। अब देखो जरा ध्यान देना, आपको क्या करना है, ये आपके पास कुछ ट्राइंगल है यहाँ पर ए बी सी कर लो, इसको डी कर लो। तो इस ट्राइंगल ए बी सी को अगर आप देखोगे तो ए बी सी में ये एंगल है 60, इसके लिए ये चीज़ है परपेंडिकुलर और ये चीज़ है बेस, तो परपेंडिकुलर की हेल्प से बेस निकाल सकते हो, तो निकाल लो। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी बाय बी सी इज इक्वल टू 10 60 डिग्री। अब देखो ए बी कितना है 30, बी सी हमें पता नहीं, 10 60 होता है √3, तो बी सी की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 30 अपॉन √3,
जिसको आप रैशनलाइज कर लोगे तो ये आ जाएगा 10√3 मीटर, है ना। √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे नीचे भी 3 बनेगा, 3 से कट के 10 आ जाएगा। ठीक है, ये BC आ गया। हमें चाहिए था बिल्डिंग की हाइट, यानी ये चीज। तो अब ट्राइंगल DBC के अंदर BC की हेल्प से DC निकाल सकते हैं सेम। ठीक है, तो इन ट्राइंगल DBC DB बाई BC यानी परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू 10 30 डिग्री। इस बार 30 है। ठीक है, अब देखो ये कितना आया, ये आया 10√3। DB तो हमें निकालना है, BC आया था 10√3 और 10 30 होता है 1/√3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो DB हो जाएगा 10√3 अपॉन √3, तो √3 से √3 कट गया, तो बिल्डिंग की हाइट कितनी आ गई 10 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत है? आप देख सकते हो बिल्डिंग की हाइट जो है ये टावर से कम आई है कि नहीं आई है, तो वो एंगल देख के ही हमें समझ जाना चाहिए था। ठीक है, क्लियर है? 10 मीटर ऑप्शन डी में मिल रहा है, तो ये सही आंसर है। नेक्स्ट पे चले, देखो जरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देखो आगे, व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग टू द टॉप एंड बेस ऑफ द सेकंड बिल्डिंग। दो बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग के टॉप से, है ना, क्या क्या देखा है हमने, दूसरे बिल्डिंग का टॉप और बेस। तो देखो एक बिल्डिंग के टॉप से दूसरे बिल्डिंग के टॉप को अगर देखूंगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनने का मतलब है दूसरी बिल्डिंग जो है पहली बिल्डिंग से बड़ी है, तभी तो ऊपर देखना पड़ रहा होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या होता है, जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं। तो लेट्स से ये एक बिल्डिंग थी, ये दूसरी बिल्डिंग है। ठीक है, ये थोड़ी सी बड़ी होगी। हमने इस बिल्डिंग के टॉप से दूसरी बिल्डिंग के टॉप को और बॉटम को, दोनों को देखा था। ठीक है, तो दोनों में कुछ एंगल बन रहे थे। यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था कितना, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था 30 डिग्री, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो कि ये वाला होता है वो बन रहा था 60, पर ये इसके इक्वल होगा, ऑल्टरनेट से आप कह सकते हो। ठीक है, अब देखो इनके नाम रख दो, A B C D E। अब देखो क्या कह रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द बेसिस ऑफ द टू बिल्डिंग इज 12 मीटर। दोनों बिल्डिंग के बेस के बीच का डिस्टेंस है 12 मीटर। तो आपको बताना है हाइट ऑफ द बिग बिल्डिंग, बड़े बिल्डिंग की हाइट क्या होगी। तो देखो सबसे पहले ट्राइंगल ABC से मैं छोटी बिल्डिंग की हाइट निकाल सकता हूँ, ये पता है। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, बेस है, परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रिलेशन 10 में मिल जाएगा, तो लगा दो इन ट्राइंगल ABC AB बाय BC। ठीक है, यहां पर भी आप शॉर्ट ट्रिक का यूज कर सकते थे। ठीक है, देखो 1060 क्या होता है, 1060 होता है √3, परपेंडिकुलर है ना। 1060 क्या होता है √3, P/B इज √3/1। तो यानी परपेंडिकुलर √3 पार्ट होगा और B 1 पार्ट होगा, तो ये √3 पार्ट होगा, ये 1 पार्ट होगा। अब ये अगर 1 पार्ट है यानी 1 is 12, तो √3 क्या होगा 12√3। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट भी कह सकता हूँ कि AB की वैल्यू 12√3 आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो अगर AB 12√3 है यानी यहाँ तक DC भी तो इक्वल ही होगा AB के, AB और DC इक्वल होंगे कि नहीं। तो ये देखो AB और DC तो इक्वल आ गए। आगे बढ़ते हैं, और ये BC जो है ये AD के इक्वल होगा, तो ये 12 है। तो इस ट्राइंगल ADE में भी तो हम लगा सकते हैं उसी ट्रिगो को, और ये बेस है, ये एंगल दिया हुआ है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन निकाल दो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वो क्या बनने वाला है, इसके अंदर 1030 1/√3 होता है, यानी ये 1 पार्ट होगा और ये वाला √3 पार्ट होगा। तो इसको समझो ये 12 है, यानी √3 जो है वो 12 को करस्पॉन्ड कर रहा है। √3 क्या है 12 है। ठीक है, तो हमें बताना है 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो देखो
1 होगा 12/√3। कोई दिक्कत है? तो बस ये आ गया 1 की वैल्यू 12/√3। ये वाली चीज 12/√3 है जिसका नाम DE कह सकते हैं, और ये वाली चीज कितनी आई थी 12√3। इन दोनों को ऐड करते ही पूरी हाइट CE आ जाएगी, यानी बड़े बिल्डिंग की हाइट। तो इन दोनों को ऐड कर दो, 12√3 प्लस 12/√3, 12√3 प्लस 12/√3। इसको चाहो तो रैशनलाइज कर दो, क्या होगा ये 12√3/3 हो जाएगा, √3 × √3, तो ये 4, 12 प्लस 4 16√3। ये हाइट ऑफ बिग बिल्डिंग हो जाएगी। कोई दिक्कत है क्या? आप अगर दोनों ट्राइंगल में एक एक करके ट्रिगो का यूज करते तो भी आप इस तरीके से आंसर पे पहुंच जाते। 16√3 ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है 7 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, एक केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी केबल टावर बिल्डिंग से बड़ा है तभी तो बिल्डिंग के टॉप से हम केबल टावर के टॉप को देख रहे हैं, क्यों? और वो एंगल कितना दिया हुआ है? वो एंगल हमें दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर इज 60 डिग्री, ठीक है। और इस बिल्डिंग की हाइट है 7 मीटर एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45। एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है फुट का, वो 45 है, ठीक है। ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन होता तो यहाँ से ये वाला 45 हो जाता। अब क्या निकालना है? द हाइट ऑफ द टावर इन द मीटर, यानी ये चीज हमें बतानी है। सेम पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही तो है ये। देखो इस ट्राइंगल में जब यही प्रॉपर्टी यूज करोगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में करी, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस 1045, क्योंकि इसकी हेल्प से ये निकालूंगा और ये 7 है तो ये वाला हिस्सा तो 7 होगा ही यहाँ तक, ठीक है। ये 7 है और इसकी हेल्प से ये, इसकी हेल्प से ये और इसकी हेल्प से ये, तो ये पूरी हाइट आ जाएगी। सिंपल है ना? तो इसमें यूज करोगे 45 है, 1045 1 होता है, यानी 1:1, यानी ये 7 है तो ये भी 7, ये 7 है तो ये भी 7। अब इस ट्राइंगल में यूज करो 1060 इज √3/1, यानी ये चीज √3 है, ये चीज 1 है। 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 7 को, तो √3 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 7 √3 को। ये वाला हिस्सा 7 है, ये वाला हिस्सा 7 √3 है, इन दोनों को ऐड कर दो, 7 + 7 √3, 7 कॉमन, √3 + 1 मीटर, यही हाइट होगी, ठीक है। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गई बात? नेक्स्ट पे चले, देखो जरा, द लेंथ ऑफ अ लैडर इज एग्जैक्टली इक्वल टू द हाइट ऑफ द वॉल। एक लैडर है जिसकी लेंथ वॉल की हाइट के ही बराबर है। इफ इट इज लीनिंग अगेंस्ट, इफ द लोअर एंड ऑफ द लैडर इज केप्ट ऑन अ बेंच ऑफ हाइट 3 मीटर, है ना। जो लैडर है उसका लोअर एंड बेंच पे रखा है जिसकी हाइट 3 मीटर है। आगे क्या कह रहा है? बेंच इज केप्ट 9 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। बेंच जो है वो 9 मीटर दूर है, वो अवे है वॉल से। If the upper end of the ladder coincides with the top of the wall, then the height of the wall, वॉल की हाइट बतानी है। देखो समझना क्या कहना चाह रहा था। एक वॉल है, ठीक है, इसकी लेंथ कुछ होगी, इससे 9 मीटर दूर क्या रखा हुआ है? एक बेंच है, उस बेंच की हाइट कितनी है? 3 मीटर। इस पर एक लैडर रखा हुआ और ये लैडर वॉल के टॉप से मिलता है, और हमें बोला गया था जितनी लेंथ इस लैडर की है उतनी लेंथ वॉल की भी है। क्लियर है? सही है, आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है वॉल की हाइट क्या होगी। सही, तो देखो इसको इससे मिला लें, इसके पैरेलल ड्रॉ कर लिया तो ये परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये पूरा L था, तो यहाँ तक कितना होगा? L - 3 होगा, क्योंकि ये नीचे वाला 3 है और ये L है, ये भी 9 ही होगा, है ना, इसके कोरेस्पॉन्डिंग। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, L आ जाएगा,
एल ही तो चाहिए, तो सिंपल है ये तो, एल माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इक्वल टू एल का स्क्वायर। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6l, ठीक है। और ये 81 इक्वल टू एल स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर तो कट गया, 81 प्लस 6 इज 90 इक्वल टू 6l, ये कट गया 15। तो L की वैल्यू 15 आ गई, यानी कि लेडर की हाइट, लेडर की लेंथ या वॉल की हाइट 15 मीटर होगी। ठीक है, हमसे यही पूछा गया था क्वेश्चन में। नेक्स्ट पे चलें, देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ अ फ्लैग स्टेप ऑफ 6 मीटर्स हाई प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अ टावर, ठीक है, एक टावर के टॉप पर एक फ्लैग स्टाफ रखा हुआ है जिसकी हाइट 6 मीटर है, ठीक है, ऐसा कुछ। अब देखो, थ्रोज अ शैडो ऑफ 2√3 मीटर्स, है ना, शैडो बनाता है 2√3 मीटर का along the ground, then the angle in degree that the sun makes with the ground is, है ना, उस टाइम पर सन क्या एंगल बना रहा होगा। मान लेते हैं सन का एंगल कुछ भी होगा, तो सन जो इसका शैडो बना रहा होगा वो कुछ ऐसा बना रहा होगा जिसमें से कुछ हिस्सा जो है वो फ्लैगस्टाफ का होगा और कुछ हिस्सा किस चीज का होगा, टावर का होगा, ठीक है, क्लियर है। और इस शैडो की लेंथ अपने पास है 2√3 मीटर, ठीक है, क्लियर है। पर सन का जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो इसके साथ और इसके साथ सेम ही होगा, है ना, एक टाइम पे सन का एंगल ऑफ एलिवेशन तो सेम ही रहेगा, ठीक है, और ये तो परपेंडिकुलर होगा ही। अब देखो अपने पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं, नाम रख देते हैं ए बी सी डी ई, ठीक है। अब देखो एक ट्राइंगल है ए सी ई और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, बी सी ई। अच्छा, सबसे पहली चीज तो ये देखते हैं कि क्योंकि ये दो लाइन है और ये इनके लिए ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है और ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं, तो मैं इस तरीके से कह सकता हूं ना कि बी डी और ए ई पैरेलल है ना, बी डी और ए ई जो है वो पैरेलल है, ये बात मैं कह सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इस ट्राइंगल को आप ऐसे देखो, है ना, इस तरीके से, तो ये देखो हमने पढ़ा था ना बीपीटी जो कि थेल्स थ्योरम था, उसमें क्या पढ़ा था कि किसी भी ट्राइंगल में किसी एक साइड के पैरेलल, है ना, अगर कोई एक लाइन ड्रॉ की जाए जो कि बाकी दो साइड्स को दो अलग अलग पॉइंट पर काटती हो, तो वो जो बाकी दो साइड्स थी उनको सेम रेशियो में डिवाइड कर देती होगी, यानी बी सी या सी बी अपॉन बी ए मस्ट बी इक्वल टू सी डी अपॉन डी ई, कोई दिक्कत है। और सी बी तो मुझे पता नहीं है, बी ए है 6, सी डी भी नहीं पता, पर डी ई है 2√3, तो यहां से सी बी और सी डी का रेशियो निकाल सकता हूं, है ना, सी बी और सी डी का रेशियो निकाल सकता हूं, कितना हो जाएगा 6 अपॉन 2√3, तो इसको काट दो और ये इसको काट दो, √3 बच गया, तो सी बी अपॉन सी डी √3 आ गया। अब आ जाओ सी बी अपॉन सी डी, इस वाले ट्राइंगल में छोटा बी सी डी में सी बी अपॉन सी डी क्या है इस एंगल के लिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी tan थीटा ही तो है ना। सी बी अपॉन सी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा, tan थीटा √3 कब होता है, जब थीटा 60 डिग्री होता है, सही है। तो उस टाइम पे सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो 60 डिग्री होगा, दैट इज ऑप्शन ए, सही है, समझ आया। नेक्स्ट पे चले, देखो जरा नेक्स्ट है, इफ द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ वर्टिकल रॉड, एक वर्टिकल रॉड है उसकी लेंथ और उसके शेडो की लेंथ का रेशियो दिया हुआ है, सेम ही क्वेश्चन आ गया है ना, क्या लेंथ
और उसकी शेडो, इन दोनों का रेशो है, यानी कि अगर ये √3x है तो ये x है, तो मुझे सन का एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। हम जानते हैं सन का एंगल ऑफ एलिवेशन ये होता है जो कि थीटा है, तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग ये परपेंडिकुलर, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो √3/1 कब होता है 60 डिग्री पर, तो 60 डिग्री हमारा आंसर हो गया। सही है, नेक्स्ट पे चले। देखो जरा, नेक्स्ट में कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ h मीटर हाई टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स A and B ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। सही है, ठीक है। मान लो ये अपना क्या है, एक टावर है जिसकी हाइट है h मीटर और उसके बेस से हॉरिजॉन्टल प्लेन पे 2 पॉइंट हैं A और B। ठीक है, सही। इफ उन दोनों से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना कितना है 60 और 30, जो पास है उसका एंगल हमेशा ज़्यादा होगा, जो दूर है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा, अगर सेम ही पॉइंट को देख रहे हैं तो। ठीक है, इफ द डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज A मीटर, A का डिस्टेंस टावर के फुट से A मीटर है, तो हमें क्या बताना है, द डिस्टेंस ऑफ B फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर विल बी, B का डिस्टेंस बताना है, तो बता देते हैं। उसमें क्या है, AB ऑलरेडी है तो CD कर लो, तो ट्राइंगल CDA को उठाया मैंने, इन ट्राइंगल CDA, CDA में क्या आएगा, CD यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज DA, जो कि क्या है tan 60, CD कितना है h, DA कितना है A, tan 60 कितना √3, इसको हमने रख लिया। इसी तरह दूसरा ट्राइंगल लिया CDB, क्योंकि DB उसी में मिलेगा, CDB में, तो इन ट्राइंगल CDB CD अपॉन DB विल बी इक्वल टू tan 30, क्योंकि वो 30 डिग्री का है। CD कितना है h है, DB हमें निकालना है, tan 30 होता है 1/√3, तो यहाँ से DB की वैल्यू कितनी आ गई h√3। ठीक है, h√3। अब देखो, अगर देखें तो √3 को मैं h/a लिख सकता हूँ ना, √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ h/a, क्योंकि हमारे जितने भी आंसर हैं वो h/a के फॉर्म में ही है ना, तो h/a लिख सकता हूँ। तो √3 को मैंने क्या लिख दिया h/a इक्वेशन 1 से, तो ये क्या हो गया h²/a हो गया कि नहीं, तो ये D से यानी फुट से B तक का डिस्टेंस है, दैट इज h²/a, जो कि ऑप्शन A में हमें मिल गया। सही है, तो ये जो है क्वेश्चंस हमने कुछ डिस्कस किए जो कि हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से पूछे गए थे। तो आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।